इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट भारत की विकास प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उद्घाटन किया गया है, जो देश के दो प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ यात्रा समय में कमी आएगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। मुंबई एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट भारत की इसी प्राथमिकता को दर्शाते हैं। आज वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के एक बड़े हिस्से का उद्घाटन हो गया है। ये देश के दो बड़े इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर्स को और बेहतर कनेक्टिविटी देगा। साथियों, हमारा प्रयास सबको जोड़ने का है, सबको समान अवसर और सुविधा देने का है। दूर सुदूर के इलाके, आदिवासी क्षेत्र, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंची, उन तक आज आधुनिक कनेक्टिविटी पहुंच रही है। दाहोद, बोडेली, वापी कॉरिडोर इसी संकल्प का प्रतिबिंब है। आप सोचिए, नर्मदा और तापी जिलों के आदिवासी क्षेत्रों तक 4 लेन की सुविधा पहुंच रही है। इससे यात्रा का समय बहुत कम होगा, किराया भाड़ा कम होगा, यानी आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पढ़ाई, दवाई और कमाई की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। तमिलनाडु बीजेपी का सबसे चर्चित और आक्रामक चेहरा रहे अन्नामलाई ने आखिरकार पार्टी को अलविदा कह दिया है। कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने 5 जून 2026 को उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि कर दी। बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को लेकर अन्नामलाई और पार्टी नेतृत्व के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। तभी कर्नाटक कैडर के तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे अन्नामलाई ने 2019 में नौकरी छोड़ राजनीति का दामन थामा और बेहद कम समय में तमिलनाडु बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आक्रामक राजनीति और जनसंपर्क अभियानों से अलग पहचान बनाई। अब उनके इस्तीफे ने तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरणों और नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। सभी की नजरें अब अन्नामलाई की अगली राजनीतिक चाल पर टिकी है। अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के सबसे चर्चित और आक्रामक युवा नेता के रूप में उभरे अन्नामलाई ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। अन्नामलाई की बीजेपी नेतृत्व से एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को लेकर लंबे समय से तनातनी चल रही थी, जिसके चलते अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। कई दिनों तक चली राजनीतिक अटकलों और सस्पेंस के बाद 5 जून 2026 को बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर उनके इस्तीफे की पुष्टि की है। कुपुसामी अन्नामलाई भारतीय राजनीति और विशेषकर तमिलनाडु की राजनीति में एक बेहद चर्चित चेहरा है। आईपीएस अधिकारी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने तक उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। हम आपको बताते हैं कि उनका पुलिस करियर और राजनीतिक सफर कैसा रहा। अन्नामलाई का पूरा नाम कुपुसामी अन्नामलाई है। उनका जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। अन्नामलाई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर से की थी। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद अन्नामलाई कॉर्पोरेट जगत में जाने के बजाय सिविल सेवा की तरफ आकर्षित हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अन्नामलाई ने पुलिस विभाग में अपनी सेवा दी। अन्नामलाई साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बने और उन्हें कर्नाटक कैडर मिला। कर्नाटक में अपनी सेवा के दौरान वे बेहद सख्त और ईमानदार अधिकारी के रूप में उभरे।
अपराधियों के खिलाफ उनके कड़े रुख के कारण उन्हें कर्नाटक का सिंघम कहा जाने लगा। वे उडुपी और चिकमंगलूर जिलों के पुलिस अधीक्षक रहे और बाद में बेंगलुरु दक्षिण के पुलिस उपायुक्त बने। पुलिस सेवा में लगभग 9 साल बिताने के बाद उन्होंने मई 2019 में यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि वो लोगों की सेवा सीधे तौर पर और जमीनी स्तर पर करना चाहते हैं। साल 2019 में अन्नामलाई का राजनीतिक सफर शुरू हुआ और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने समाज सेवी की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वे मुख्य धारा की राजनीति में आ गए। अगस्त 2020 में अन्नामलाई आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उन्होंने अरवाकुरिची सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें इसमें हार का सामना करना पड़ा। उनकी आक्रामक शैली, संगठन क्षमता और युवाओं में लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने जुलाई 2021 में उन्हें मात्र 37 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एन मन एन मक्कलम यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग राज्यव्यापी पदयात्रा निकाली, जिसने राज्य में बीजेपी का नैरेटिव काफी हद तक बदला। अन्नामलाई को तमिलनाडु की राजनीति में पारंपरिक द्रविड़ राजनीति यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके के सामने बीजेपी को एक मजबूत और मुखर विकल्प के रूप में खड़े करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने राज्य में बीजेपी के वोट शेयर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनकी पार्टी छोड़ना तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में भी बधाई संदेशों की गूंज देखने को मिल रही है। नेताओं ने उनके नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और विकास कार्यों की सराहना की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया से लेकर लखनऊ के गलियारों तक सुबह से ही बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की प्रगति के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और चौमुखी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें एक कर्मठ और समर्पित नेता बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा, विकास एवं जन कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। उनके दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश प्रगति और समृद्धि के पथ पर तेज गति से अग्रसर है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा जन सेवा के लिए निरंतर ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और विकास नीतियों की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुरक्षा और समृद्धि के नए आयाम छू रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार सुशासन और जन कल्याण के नए मापदंड स्थापित कर रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जिस ढंग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 2 सरकारों में, दूसरी सरकार अभी अंतिम प्रहर में है, चुनाव होने वाला है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस अपराध और भ्रष्टाचार पर अपना करके प्रदेशवासियों के दिलों पर अपना राज कायम किया है और हर प्रदेशवासी चाहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हो। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीएसपी प्रमुख मायावती और बीजेपी सांसद रवि किशन समेत कई दिग्गजों ने सीएम योगी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रियता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। यूपी की जनता उन्हें बेहद पसंद करती है और यही कारण है कि उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनावों में इतिहास रचते हुए दोबारा सत्ता हासिल की। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को लेकर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में समर्थक हवन पूजन कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद बेहद सादगी से रहते हैं और अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि पूरा प्रदेश आज उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर राज्य में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमूमन सियासत के चश्मे से देखे जाने वाले यूपी में इस बार सीएम योगी के जन्मदिन पर सांप्रदायिक सौहार्द की एक नई और अनोखी तस्वीर सामने आई। अलीगढ़ की गलियों में इस बार जश्न का माहौल था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आगे आया यहां का मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज के लोगों ने न सिर्फ एक दूसरे का मुंह मीठा कराया बल्कि राहगीरों को समोसे और मिठाइयां भी बांटी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 54वां जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर राज्य में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमूमन सियासत के चश्मे से देखे जाने वाले यूपी में इस बार सीएम योगी के जन्मदिन पर सांप्रदायिक सौहार्द की एक नई और अनोखी तस्वीर सामने आई है। अलीगढ़ की गलियों में इस बार जश्न का माहौल था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आगे आया यहां का मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज के लोगों ने न सिर्फ एक दूसरे का मुंह मीठा कराया बल्कि राहगीरों को समोसे और मिठाइयां भी बांटी। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, अमरोहा में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोगों का कहना था कि सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था और बिना किसी भेदभाव के मिल रहे सरकारी योजनाओं के लाभ से वो बहुत खुश हैं। यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मनाया। यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने अलीगढ़ में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया है और इसी खुशी में हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए दुआएं की हैं, सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए कि जिस तरह से जो समाज में जो शासन व्यवस्था और प्रशासन के तरीके से जो काम किए गए हैं कि समाज में न्याय और बराबरी और गरीबों के, कमजोरों के अधिकार दिलाने का काम और माफिया और गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम जो किया गया है, आज जिसकी वजह से एक गरीब और कमजोर समाज में एक आजादी के साथ में जीवन जी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस था, उसी उपलक्ष्य पर राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अलीगढ़ के अंदर उनकी दीर्घायु की कामना की है और मिष्ठान वितरण कर खुशियां मनाई है और उम्मीद की है कि जिस तरीके से योगी जी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, सभी को न्याय और इंसाफ दे रहे हैं, उसी प्रकार से अब देश के राष्ट्रवादी मुसलमान खासतौर से उम्मीद करते हैं कि वो देश के सर्वोच्च पद पर जल्द से जल्द बैठे और देश के उत्थान को और तेजी से आगे बढ़ाएं। योगी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं कि वो जैसा मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस सरकार में आने वाली सरकार दोबारा जब उनकी बनेगी तो वैसे ही मुस्लिम समाज के लिए उत्थान का काम करते रहेंगे और बेहतरी के काम करते रहेंगे और पूरे समाज की तरफ से, हमारे मुस्लिम समाज और मंसूरी समाज की तरफ से योगी जी को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक देश में उनकी पहचान, एक नाम है और हम उनको जन्मदिन की बधाई के साथ साथ ये भी एक कामना करेंगे कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, काम करने की और क्षमता दे, पुनः एक बार फिर तीसरी बार सरकार बने और वो प्रदेश में काम करें। राजनीति में भले ही बयानबाजियों का दौर चलता रहे, लेकिन अलीगढ़ और अमरोहा से आई इन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर बदलाव की बयार बह रही है और ये तस्वीरें देश में भाईचारे की एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। दोनों जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने मुख्यमंत्री योगी के बेहतर स्वास्थ्य, लंबी आयु और देश प्रदेश के विकास में उनकी सशक्त भूमिका की कामना की।
साथ ही राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और देश की उन्नति के लिए भी दुआ मांगी। पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक कदम कुआं थाने में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद अब यह मामला कानूनी रूप से गंभीर हो गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपों की जांच की जा रही है और पुलिस पूरे मामले के तथ्यों को खंगाल रही है। हालांकि अभी तक खान सर की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं केस दर्ज होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है कि इस मामले में अगला कदम आखिर क्या होगा। खान सर किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस किसी भी वक्त खान सर को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल ये कार्रवाई उनकी कोचिंग से फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद हुई है। वहीं खान सर का कहना है कि गोलीबारी सेल्फ डिफेंस में की गई थी। खान सर की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे हैं। वहीं पटना पुलिस ने भी माहौल को भांपते हुए छात्रों से बहकावे में न आने की अपील की है। पटना पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि 2 जून 2026 की रात कदम कुआं थाने के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले में जांच के दौरान एक वीडियो मिला है। इसमें 2 लोग फायरिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो की जांच के बाद कदम कुआं थाने में एक एफआईआर दर्ज करते हुए केजीएस से जुड़े हुए 2 गार्ड को जेल भेजा गया है। हथियारों को जब्त करने के बाद एफएसएल जांच के लिए कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान जो सबूत मिलेंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। छात्र और छात्राओं से अनुरोध है कि कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। पटना पुलिस को डर है कि कहीं कोचिंग सेंटर छात्र छात्राओं को ढाल बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करें। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जांच की बात कहकर किसी भी पक्ष का पूरी तरह साइड नहीं ले रहे हैं। उनको बच्चों की पढ़ाने की बात करनी चाहिए और राजनीति नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए और इससे शिक्षा बाधित होगा। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कानून सम्मत की बात करता हूं। अगर जो भी है इसके जद में पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। रोशन भी बुरा आदमी नहीं है। आम लोग बोलता है कि रोशन अच्छा आदमी है। हम खान को भी बुरा नहीं कह रहे हैं। कोचिंग चलाने वाले लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी तालीम देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस विवाद में कहां आने की जरूरत पड़ गई। कुल मिलाकर कहें तो खान सर की कोचिंग पर कथित फायरिंग के बाद विवाद गहराता जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस केस में आगे क्या एक्शन लेती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर विशेष पोस्टर लगाए गए हैं, जिनके जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। यह पोस्टर हजरतगंज में लगाए गए हैं, जिससे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया है। पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं और साथ ही पोस्टर में लिखा गया है कि अपराधी थर थर कांपते, जनता पाती मान और योगी जी के राज में बढ़ी यूपी की शान। एक अन्य संदेश में उन्हें 2027 के सत्ताधीश के रूप में भी दर्शाया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल देखी जा रही है। यह पोस्टर बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी द्वारा लगाया गया है। पोस्टर के जरिए न केवल जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं, बल्कि विपक्ष पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सियासी वार किया गया है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर लोगों से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान के तहत एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल उसी तरह करनी चाहिए जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा और पालन पोषण करती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बड़े पैमाने पर वनीकरण से पर्यावरण संतुलन मजबूत होता है और अत्यधिक गर्मी, बेमौसम बारिश और अचानक सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम लगा करके और पेड़ की ऐसे ही रक्षा सुरक्षा करे जैसे माँ जो है
जब आप बच्चे थे, हम में से कोई भी रहा हो, उनकी रक्षा सुरक्षा करती थी। वन है तो जीवन है और जल है तो कल है। जब वृक्षारोपण पर्याप्त रहेगा तो प्राकृतिक जो आपदाएं बहुत सारी आती हैं, जैसे भीषण गर्मी आएगी, कभी तेज बरसात आएगी, फिर अचानक सूखा पड़ जाएगा, उन सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 13 कुंटल गांजे को नष्ट कर दिया है। इसकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई हंडिया क्षेत्र में वर्ष 2025 में पकड़ी गई बड़ी खेप से जुड़ी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने उस समय कई तस्करों को गिरफ्तार किया था और लगातार कार्रवाई के चलते गांजा सप्लाई का नेटवर्क काफ़ी हद तक टूट गया था। कोर्ट के आदेश के बाद डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत के निर्देश पर हंडिया पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने इस मादक पदार्थ का दहन किया। इसके लिए एक गड्ढा खोदकर सुरक्षित तरीके से गांजे को जलाया गया, जिससे धुआं और प्रदूषण कम किया जा सके। पुलिस का कहना है कि यह खेप असम से लाकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सप्लाई की जाती थी। अधिकारियों के अनुसार मुखबिर तंत्र और लगातार कार्रवाई से तस्करी नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन दहन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थानों में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों में जब्त किए गए मादक पदार्थों जो कि माल मुकदमाती है का विधिक प्रक्रिया के तहत नष्टीकरण कराया जाना है। इसी अभियान के क्रम में कमिश्नरेट प्रयागराज में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत थाना हंडिया पर पंजीकृत अभियोग संख्या 163/25 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में, जिसमें 1300 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया था, को विधिक प्रक्रिया के तहत एफएसएल भेजा गया, जहां उसकी गांजा होने की पुष्टि हुई। उक्त प्रकरण में नियमानुसार अभियुक्तों के विरुद्ध 21/7/2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।